एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग केन्यांग का झूठ पकड़ लेती है और समझ जाती है कि केन्यांग और मिनमिन रिलेशनशिप में है। तब केन्यांग उसे बताता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर अगर मैं इस रिलेशनशिप को पब्लिक कर देता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए हम इसे सीक्रेट रख रहे थे। इस पर सॉन्ग उसे सजेस्ट करती है कि तुम ना कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, इससे मिनमिन तुम्हारी स्टूडेंट नहीं रहेगी और तुम उसे सबके सामने डेट भी कर सकते हो। फिर वो उसे एक पिक्चर दिखाती है जो कि किसी अननोन पर्सन ने उसे भेजी थी, जिसमें शवी का हस्बैंड शेन अभी भी उसे चीट कर रहा था, लेकिन वो परेशान थे कि उन्हें ये फोटो आखिर भेजी किसने है। अगले दिन हम देखते हैं जब केन्यांग और सॉन्ग मॉम के साथ मिलकर डम्पलिंग्स बना रहे थे, तभी फेंचिंग वापस आ जाती है, जिससे मॉम उसके कलीग की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो फेंचिंग बताती है कि वो कुछ दिन रेस्ट पर रहकर चेकअप करवाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि उसे सर्जरी की नीड है या फिर नहीं। फिर मॉम लुमिंग की बात करती है, तो फेंचिंग उनसे बोलती है कि आप लुमिंग को हमेशा डिनर पर मत बुलाया करो, क्योंकि पिछली रात वो काम की वजह से सो नहीं पाया और अगले दिन आपने उसे घर पर बुला लिया। जो देखकर सॉन्ग और केन्यांग फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं कि उसे लुमिंग की कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है। तो मॉम बताती है इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया था। जो सुनकर फेंचिंग उन पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि आप ऐसे किसी को भी मेरे रूम के अंदर कैसे भेज सकती हो। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, पर फेंचिंग अंदर चली जाती है। सॉन्ग अब यहाँ उसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आती है, जिसे फेंचिंग बोलती है कि मेरी मॉम ने तो लुमिंग को मेरा हस्बैंड ही समझ लिया है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को फोर्सली फुलफिल कर रही हूँ। तो सॉन्ग उसे समझाने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने कंपैटिबल हो, लेकिन फेंचिंग फिर भी श्योर नहीं थी कि उसके साथ सही हो रहा है या फिर नहीं। तो सॉन्ग उसे शाओ से मिलने चलने के लिए पूछती है ताकि उसका मूड अच्छा हो, जिसके लिए फेंचिंग शाओ को कॉल करती है और उन्हें पता चलता है कि वो तो शेन के साथ डेट पर गई थी। जो सुनकर फेंचिंग उसके लिए काफी खुश होती है। इस पर सॉन्ग उसे शेन की सच्चाई बताने वाली थी, पर फिर वो खुद को रोक लेती है। वही शाओ शेन के साथ मूवी देखने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि शेन उसे बस अपना झूठा प्यार दिखा रहा था। इसके बाद हम लुमिंग को देखते हैं, जो कि घर आने के बाद हैरान हो जाता है कि मिनमिन काम कर रही थी। जैसे ही वो खाना खाने बैठता है तो मिनमिन उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है, जो सब कुछ लुमिंग को काफ़ी अजीब लग रहा था और वो उससे इसका कारण पूछता है। तो मिनमिन बताती है कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये सारे सॉफ्ट टॉयज जीते हैं, जिस पे लुमिंग बोलता है कि तुम्हें तो बैग्स, ज्वेलरी ये सब पसंद था ना। मिनमिन बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच नहीं है, इसीलिए मैं इन्हीं चीज़ों से खुश हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम घर कब जाने वाली हो। तो मिनमिन कहती है कि मैं यहीं पर रहकर जेनी के साथ रेस्टोरेंट में जॉब करूंगी। जो बात सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और रेस्टोरेंट का नाम पूछता है। तो मिनमिन घबरा जाती है और कहती है कि मैं नाम भूल गई और वो एक इटालियन रेस्टोरेंट है। तो लुमिंग बोलता है कि तब तो मैं और तुम्हारी आंटी वहाँ पर खाना खाने के लिए ज़रूर आएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि लुमिंग फेंचिंग को अपने साथ लाता है, क्योंकि वो घर लेने वाला था और वो फेंचिंग से कहता है कि शायद हम फ्यूचर में इसी घर में रहेंगे। फिर वो आकर घर की लोकेशन देखने लगती है, जहाँ फेंचिंग सेलर से सारे सवाल कर रही थी और लुमिंग उसकी हर बात मान भी रहा था। जो देखकर सेलर फेंचिंग से कहते हैं कि आपका हस्बैंड तो काफ़ी अच्छा है, जो कि आपकी सारी बात मान रहा है। पर फेंचिंग उसे बताती है कि हमने बस अभी डेट करना शुरू किया है। सीन अब युआन पर आता है, जो कि अपनी डैड के साथ लंच पर गया था, जहाँ उसके डैड उससे उसके बारे में पूछते हैं कि उस कप के ऊपर तुम्हारा नाम तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने लिखा था, जिस पर युआन हाँ करता है और बताता है कि वो काफ़ी काइंड, कैपेबल और इंडिपेंडेंट है। तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ, जिन्हें युआन बताता है कि शायद मैं उसके लिए इतना कैपेबल नहीं था, लेकिन अब मैं उसे दोबारा पाकर रहूँगा। डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जो सुनकर युआन हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि आप चाहेंगे कि मैं आपके बाद अजिया को संभालूं और किसी रिच लड़की से शादी करूं। तो डैड कहते हैं कि अजिया को तुम्हारा टेक ओवर करने में मेरा ही फायदा है, पर शादी कम्प्लीटली तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन अगर तुम्हें डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो अभी तुम्हें मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। सीन अब चेंगमान पर आता है, जो कि हॉस्पिटल में भी अपना काम कर रहा था। तभी कोंगशा वहाँ पर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, पर चेंगमान बताता है कि कल उसकी सर्जरी है, जिस वजह से वो कुछ खा नहीं सकता। इतने में वहाँ पर चेंगमान की मॉम भी आती है, जिन्हें वो कोंगशा से इंट्रोड्यूस करवाता है। मॉम उन्हें भी यहाँ पर बात करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सभी लोगों को पता चल गया था कि फेंचिंग लुमिंग के साथ घर देखने के लिए गई थी, इसीलिए इस बारे में वो फेंचिंग से पूछते हैं कि क्या वो शादी करने वाली है, जिस पर फेंचिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं सिर्फ उसके साथ सजेशन देने के लिए गई थी। पर कोंगशा उसे बोलती है कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को घर खरीदने के लिए इसलिए लेकर जाता है ताकि वो शादी के लिए प्रिपेयर हो सके। पर फेंचिंग उनकी बातों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब वो अकेली थी तो युआन उसके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनते ही फेंचिंग काफ़ी घबरा जाती है। फिर ये दोनों साथ में लंच के लिए जाते हैं, जहाँ युआन उसे टीज करने के लिए बोलता है कि मुझे लगा वो बेबी मेरा है। तो फेंचिंग उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है। फिर युआन उसे बोलता है कि वो ओल्ड फॉक्स तुम्हें घर दिखाने इसीलिए लेकर गया था ताकि वो तुम्हें मेंटली फोर्स कर सके उससे शादी करने के लिए। जिस पे फेंचिंग बोलती है कि मैं भला उस पर गुस्सा कैसे कर सकती हूँ, जबकि वो तो सिर्फ घर देखने में मेरी हेल्प चाहता था। पर युआन बोलता है कि तुम ना सिर्फ दिखने में स्मार्ट हो और उसे बताता है कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर के लिए आने वाला हूँ ताकि मैं
मैं अपने डॉग को वापस ले सकूं। पर फेंशिंग उसे यहाँ पर परेशान करने लगती है कि अगर तुम रात को डिनर करने के लिए आओगे ना तो अभी मत खाओ। जो सब कुछ लुमिंग अपनी कार से देख रहा था कि फेंशिंग युआन के साथ कितना एंजॉय कर रही है। सीन अब कॉन्ग शॉप पर आता है जो कि चेंगवान की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर उसे कॉन्ग शाओ की मॉम मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्यों आई। तो कॉन्ग शाओ बोलती है कि आप यहाँ पर अकेली थी, इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मॉम उसे अब यहाँ पर चेंगवान के बचपन के बारे में बताती है कि वो कितना शरारती था, लेकिन वक्त के साथ उसे अपनी जिम्मेदारियों को एहसास हुआ और उसने काफी मेहनत करके एक घर खरीदा। पर अब वो और ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो एक और अच्छा घर ले सके। आगे हम देखते हैं कि अब चेंगवान की सर्जरी हो चुकी थी और कॉन्ग शाओ उसके पास, पर चेंगवान को दवाई की वजह से काफी नींद आ रही थी, जिसे सोने से रोकने के लिए कॉन्ग शाओ उसका हाथ पकड़ लेती है। जो सब कुछ चेंगवान की मॉम देखकर काफी खुश हो रही थी और उन्हें अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ युआन फेंशिंग के घर डिनर के लिए आया हुआ था, जहाँ मॉम सारा टेस्टी खाना युआन को ही दे रही थी। मॉम डैड अब यहाँ पर फेंशिंग से उस घर के बारे में पूछने लगते हैं जो कि वो लुमिंग के साथ देखने के लिए गई थी, पर फेंशिंग ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। इस पर मॉम कहती है कि मैं लुमिंग से ही पूछ लूंगी, पर फेंशिंग नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम लुमिंग के इतने बड़े फैसले में इंटरफेयर करे। फिर जब फेंशिंग किचन में प्लेट्स धो रही थी तब युआन उसकी हेल्प करने के लिए आता है, जहाँ वो फेंशिंग से कहता है कि तुम्हारी एडवाइस मानकर मैं डैड से मिलने के लिए गया था, पर अब लगता है कि उनसे कुछ टाइम तक अगर ना मिले तो ही सही है, क्योंकि वो मुझे बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स भेजने लगे हैं। जिन्हें इस तरह बात करते हुए देखकर पीछे से केन्यांग आकर कहता है कि क्या तुम फिर से एक साथ हो रहे हो। इस पर फेंशिंग तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और उसे वार्न करती है कि अगर अब तुमने कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर जब युआन और केन्यांग बाहर वॉक के लिए आते हैं कि तुम्हें कहीं फेंशिंग के लिए अभी भी फीलिंग्स तो नहीं है ना, जिस पर युआन कहता है कि तुम गुस्सा करोगे, पर मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। जो सुनने के बाद केन्यांग उस पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो भी अपनी सी छोटी लड़की को डेट कर रहा था और इस वक्त वो युआन की सिचुएशन अच्छे से समझ रहा था। सीन अब मिनमिन पर आता है जो कि अपनी मॉम को बताती है कि रेस्टोरेंट में उसका दिन काफी टफ था। फिर लुमिंग भी उनसे बात करता है और बताता है कि शायद मुझे फेंशिंग को घर दिखाने के लिए नहीं लेकर जाना चाहिए था, कहीं वो कुछ ज्यादा ना सोचने लगे। पर उसकी बहन बोलती है कि यार यही तो हम चाहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचे कि तुम उसके लिए कितने सिंसियर हो। जिनसे बात करने के बाद मिनमिन लुमिंग से पूछती है कि आपका फेंशिंग के साथ झगड़ा हुआ है क्या। लुमिंग कहता है कि मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे जैसा नहीं है, जिसमें तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ तुम्हें गेम्स खिलाने और डिनर करवाने के लिए लेकर जाता है, जैसे कि तुम लोग घर घर खेल रहे हो। ये सुनकर मिनमिन गुस्सा होकर उसे मारने लगती है। अगले दिन मिनमिन उसी गुस्से में केन्यांग से मिलती है, जो देखकर केन्यांग उससे कहता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, पर वो मना कर देती है और कहती है कि हम बस यही तो करते हैं, मुझे आज तुम्हारे साथ होटल जाना है। जो सुनकर केन्यांग साफ साफ मना कर देता है। मिनमिन बोलती है कि तुम हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होटल में तो जाते ही थे ना, तो मेरे साथ क्यों नहीं। केन्यांग पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड सिर्फ उनके साथ सोने के लिए चेंज करता हूँ, जिसके जवाब में वो हाँ करती है। तो केन्यांग गुस्सा होकर उसे कार से उतरने के लिए कहता है, पर वो उसे मनाने लगती है और बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, हम ना हाइकिंग पर चलते हैं और मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। इसीलिए अब केन्यांग भी मान जाते हैं और दोनों साथ में वहाँ से हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। सीन अब सॉन्ग पर आता है जो कि अपने कलीग के साथ मसाज के लिए जाती है, जो उसकी कलीग उसे बोलती है कि हमें अपने शो पर उन कपल को बुलाना चाहिए जिनके पार्टनर उन्हें चीट करते हो, क्योंकि इससे उन्हें काफी व्यूज मिलेंगे। वो फिर सॉन्ग से उसकी वीवो पोस्ट के बारे में पूछती है, जिसमें एक आदमी उसे बार बार मैसेज कर रहा था। सॉन्ग अब जल्दी से अपना फोन चेक करती है, जिसमें एक आदमी ने लिखा हुआ था कि मैंने प्रूफ के साथ तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के अफेयर की फोटोज भेजी है, तो तुम उन्हें अपने शो के अंदर क्यों नहीं बुला रही हो। ये देखने के बाद सॉन्ग घबरा जाती है। तभी उसे शन का कॉल आता है और उसे इस मैसेज के बारे में पता चल गया था। इसीलिए सॉन्ग केन्यांग को फोन करती है, पर केन्यांग का ध्यान अपने फोन पर नहीं जाता, इसीलिए वो फेंशिंग को कॉल करके बुलाती है। दूसरी तरफ मिनमिन काफी देर चुप होने की वजह से रोने लग जाती है, तो केन्यांग उसे किस करता है, जो देखकर मिनमिन शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि अगर मैं इस तरह चुप रहूंगी तो क्या तुम मुझे एज अ रिवॉर्ड किस करोगे। केन्यांग बोलता है कि ऐसा तो हम पेट्स के साथ करते हैं, ना कि लवर्स के साथ। इस पर मिनमिन बोलती है कि अगर तुम गुस्सा हुए तो तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, पर मैं नहीं। जिसे उदास देखकर केन्यांग उसका हाथ पकड़ता है और माफी मांगने लग जाता है कि मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा, और बोलता है कि तुम इतनी क्यूट हो ना कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। जो सुनकर मिनमिन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ही दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर केन्यांग को उसकी एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। इसीलिए अब डोंगियो ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और उनके साथ ही बैठ जाती है, जिससे कि सभी लोगों को काफी अजीब लगता है। खाना खाने के बाद फिर वो यहाँ से चले जाते हैं, तो मिनमिन केन्यांग के पास आकर बैठती है और वहाँ पर 2 बियर्स को देखकर काफी खुश होती है। पर जब वो दोनों बियर्स अपने कॉस्ट्यूम हटाते हैं तो वो जेनिन और उसका फ्रेंड था, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाते हैं। इधर हम फेंशिंग और सॉन्ग को देखते हैं, जो कि शेन से मिलने के लिए गए हुए थे, जहाँ वो उन्हें बताता है कि ये सब जरूर उसी का कोई स्टूडेंट कर रहा होगा जो कि को पसंद करता है।
और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जिस वजह से वो मेरी फैमिली को अलग करना चाहता है। पर सॉन्ग यहाँ पर उसे इस फोटो के बारे में पूछती है जिसमें वो उसे किस कर रहा था, क्योंकि जब उसने उसे ब्रेकअप कर लिया तो वो भला उससे मिलने के लिए क्यों गया। इस पर शेन उससे एक आखिरी चांस मांगता है, क्योंकि अगर शाओ को ये सब पता चला तो पता नहीं वो इसे कैसे हैंडल करेगी। जो सुनने के बाद फेंचिंग खुद को रोक नहीं पाती और उस पर कॉफी गिराकर उसे मारने लग जाती है, क्योंकि शाओ डेली सॉन्ग की पोस्ट पढ़ती है और अब तक उसे इस सब के बारे में पता चल चुका होगा। सीन अब शाओ पर आता है, जो कि घर पर काफी उदास बैठी हुई क्योंकि उसने सॉन्ग की वही पोस्ट देख ली थी। तभी शेन फेंचिंग और सॉन्ग के साथ आता है। उसे इस हालत में देखकर शाओ उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है, पर वो उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन शाओ अब भी ऐसा शो करती है जैसे कि उसे शेन के अफेयर के बारे में कुछ पता ही ना हो। इसीलिए अब सॉन्ग उसे वो फोटो दिखाती है। फिर शेन उसके पैरों में गिरकर उसे माफी मांगने लग जाता है। जो सब कुछ देखकर पीनट भी रोने लगती है। तो शाओ शेन से बोलते हैं कि तुम पीनट को उसकी ग्रैंडमा के घर छोड़ आओ, हम उसके बाद ही बात करेंगे। इसीलिए अब शेन ऐसा ही करता है। शाओ अब यहाँ पर उन्हें कोल्ड ड्रिंक देती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे कोई इस सब के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। तो फेंचिंग उसे बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट तुम्हारा डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर शाओ बोलती है कि लोग तो गलतियाँ करते ही हैं, इसलिए उन्हें एक चांस मिलना चाहिए। जो सुनकर सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसे किसी इंसान को कैसे माफ कर सकती। शाओ भी उससे पूछती है कि आखिर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। तो फेंचिंग उन्हें शांत करवाती है और शाओ से कहती है कि तुम्हें सोचने के लिए टाइम लेना चाहिए, तुम्हें डिवोर्स लेना है या फिर सिचुएशन के साथ चलना है। इस पर शाओ रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो, क्योंकि ना तुम्हारे बच्चे हैं और ना ही तुम्हारी शादी हुई है। और अगर ऐसी सिचुएशन में मुझे डिवोर्स मिल भी गया तो जॉबलेस होने के कारण बच्चों की कस्टडी शेन को ही मिलेगी। तभी सॉन्ग की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। सीना मिनमिन पर आता है, जिसके फ्रेंड्स उसे डांटते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि तुम अपने घर गई हो, और ये बात भी छुपाई कि तुम केन्यांग को डेट कर रही हो। और उन्हें तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि केन्यांग को मिनमिन में आखिर ऐसा क्या दिखा, जिस पर मिनमिन बताती है कि मैं उन्हें काफी चार्मिंग लगती हूँ। तभी उसके फ्रेंड को किसी का फोन आता है और वो बताता है कि कल जो उसकी जगह पर लड़का काम करने वाला था वो नहीं आ रहा। जो सुनकर जेनी परेशान हो जाती है और वो दोनों मिनमिन की तरफ देखने लगते हैं, जिससे मिनमिन परेशान हो जाती है कि अब वो उससे क्या करवाने वाले हैं। इसके बाद हम मिनमिन और जेनिन को देखते हैं, जहाँ मिनमिन बताती है कि वो आज इस काम के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि सभी लोग और बच्चे उसके साथ फोटोज क्लिक करवाएंगे। अभी दोनों कॉस्ट्यूम पहनकर अपना काम शुरू कर देते हैं, जहाँ पर काफी सारे बच्चे उनके साथ काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन ये दोनों काफी थक भी गए होते हैं और मिनमिन परेशान हो रही थी, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ी देर और काम करना था। सीना फेंचिंग पर आता है, जिसे वो मई अपने साथ लंच के लिए बुलाती है, जिसके लिए वो मान जाती है। और जब वो लंच कर रहे होते हैं तब वो मई फेंचिंग से कहती है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। फेंचिंग बोलती है कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं सोचा। तो वो मई उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, जब उसने युआन की डैड के साथ शादी की थी। पर फेंचिंग कहती है कि मैं उस फीलिंग का वेट कर रही हूँ। इस पर वो मई पूछती है कि क्या तुम्हें वो फीलिंग युआन के साथ नहीं आई, तुमने उसके साथ काफी गलत किया, क्योंकि जब तुम दोनों एक साथ थे तो किसी ने भी खुद को पूरी तरीके से कमिट नहीं किया था। और वो कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। इस पर फेंचिंग बोलती है कि युआन को मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तो वो मैं बताती है कि युआन फिर से तुम्हारे साथ आने की पूरी कोशिश कर रहा है और तुम हो कि खुद को उससे अट्रैक्ट होने से रोक रही हो। जो सुनकर फेंचिंग बताती है कि लुमिंग एक अच्छा इंसान है और वो बिल्कुल मेरे कंपैटिबल है, जिससे वो मैं समझ जाती है कि फेंचिंग अब मूव ऑन कर चुकी है। अब जब फेंचिंग वापस से ऑफिस आती है तो उसे लुमिंग का मैसेज आता है, जो उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, पर वो मना कर देती है और बताती है कि मैं अपने कलीग को हॉस्पिटल में देखने जाने वाली हूँ। तभी युआन वहाँ पर आता है, जिसके साथ वो चैंगवान को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। पर लुमिंग उन्हें देख लेता है, जो कि फेंचिंग को सरप्राइज देने के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, पर उसे युआन के साथ देखकर वो अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर चैंगवन के साथ कोंगशा और उसकी मॉम भी थी। वही चैंगवन और कोंगशा एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। ये देखकर युआन उनसे कहता है कि तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, जिस बात पर ये दोनों उसे बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। अब ये तीनों साथ मिलकर बाहर जाते हैं, जहाँ पर युआन जब फेंचिंग को सर्व करता है तो कोंगशा मजाक में उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल बन गए हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी युआन उसका इस तरीके से ध्यान रख रहा था। इस पर युआन बोलता है कि फेंचिंग तो मेरी ड्रीम गर्ल है। कोंगशा फेंचिंग से बोलती है कि उसके पास तो ऑलरेडी लुमिंग है और देखना वो जरूर ना 1 साल के अंदर ही तुमसे शादी कर लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 37 का हो चुका है और वो और लेट नहीं करना चाहेगा। जिस बात पर युआन बहस करने लग जाता है कि उनकी एज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। और इस तरह की बातें लोगों को मेंटल स्ट्रेस देती हैं, जिसे इतना एग्रेसिव देखकर कोंगशा पूछती है कि कहीं तुम्हें फेंचिंग पर क्रश तो नहीं है, जिसके जवाब में युआन हाँ करता है। जो सुनकर वो तो काफी हैरान हो जाती है, पर फेंचिंग ये सुनने के बाद युआन को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं कर रही थी।
जो देखकर युआन कहता है कि अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे डांट लो। फेंशिंग बोलती है कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ, पर फिर भी मैं हर सिचुएशन में फायदा और नुकसान देखती हूँ। इस पर युआन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर कंपनी में सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पेरेंट्स लुमिंग को कितना पसंद करते हैं या फिर तुम उसे कितना पसंद करती हो। बस मैं तुम्हें पसंद करता और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फेंशिंग बोलती है कि ये तो हम नहीं कर सकते, तो युआन उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। इस पर फेंशिंग बताती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, पर हम एक साथ नहीं हो सकते। युआन बोलता है कि तुम मुझे पसंद करती हो फिर भी मुझे जाने के लिए कह रही हो, तो फेंशिंग उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। पर युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने से खुद को नहीं रोक सकता, इसीलिए मैं तुम्हें वन साइडेड लव करूंगा, फिर भले ही तुम मुझे इग्नोर करो। लेकिन फेंशिंग उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। सीना मिनमिन पर आता है जो कि अपने कमाए हुए पैसों को ही देख रही थी, जो कि सिर्फ 200 युआन। लेकिन आज के काम से उसे समझ आ गया था कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है, इसीलिए वो जेनिन से पूछती है कि तुम ये काम डेली कैसे कर सकती। इस पर वो बताती है कि मेरे इस काम से पेरेंट्स के पैसों का टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जो सुनने के बाद मिनमिन को समझ आता है कि वो जो जी रही है वो उसके पेरेंट्स की दी हुई है और रियलिटी तो काफ़ी अलग होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने अंकल से झूठ कहा था कि उसकी सैलरी 8000 युआन है, तो जेनी उसे अपने अंकल से जाकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। मिनमिन बोलती है कि मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से अपने अंकल और आंटी को कुछ देना चाहती हूँ, पर वो पैसे इतने कम थे कि उसमें कुछ नहीं आ पाता। तो जेनी उसे सजेस्ट करती है कि तुम कुछ दिन काम करके पैसे जमा कर लो और फिर कुछ गिफ्ट ले लेना। दूसरी तरफ लुमिंग काफ़ी सोचने के बाद फेंशिंग को कल खाने के लिए इनवाइट करता है। तभी मिनमिन उदास होकर आती है और लुमिंग को सब कुछ बता देती है कि उसने अपनी जॉब के बारे में झूठ कहा था ताकि वो डेट पर जा सके। लेकिन लुमिंग उसे कुछ नहीं कहता कि मैं पूरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि पैसे कमाना इतना मुश्किल होगा, जबकि अब तक मैं फालतू की चीज़ों पर पैसे वेस्ट कर रही थी। इसीलिए वो उसे पीटने के लिए बोलती है, पर लुमिंग उसे वो स्टिक वापस कर फ्रेश होने के लिए कहता है। मिनमिन अब यहाँ पर उसे अपनी पहली सैलरी में से 100 युआन देकर अंदर चली जाती है और लुमिंग उस नोट को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी उसे फेंशिंग का मैसेज आता है जो कि कल उसके साथ चलने के लिए मान गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि फेंशिंग और सॉन्ग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि शाओ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। जब वो रूम में पहुंचते हैं तो शाओ की मदर इन लॉ उसका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए चली जाती है, पर सॉन्ग शाओ के डिसीजन को लेकर अब भी उससे नाराज थी क्योंकि उससे अपने चीटर हस्बैंड को इतनी आसानी से माफ कर दिया था। इस पर शाओ बोलती है कि शैन अब काफ़ी बदल गया और वो मेरी काफ़ी केयर भी करने लगा है। सॉन्ग भी उससे बोलती है कि मैंने शायद पहले इस बार में इतना नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारी भी काफ़ी बातें सही थी। तभी फेंशिंग भी अपनी गलती मानती है कि उसे शैन को नहीं मारना चाहिए, जो सुनकर शाओ हंसने लगती है कि फेंशिंग ने उसे मारा था। फिर सॉन्ग उसे मजाक में बोलती है कि तुम डिवोर्स के लिए कहीं इसीलिए तो मना नहीं कर रही ताकि तुम शैन से रिवेंज ले सको। तो शाओ बता देती है कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पहले से पता चल गया था, जो सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। उनके पूछने पर शाओ बताती है कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इस अफेयर के बारे में किसी से डिस्कस कर सकूं, लेकिन जब तुम शैन को मेरे सामने लेकर आए तो मेरी बची हुई प्राइड भी खत्म हो गई, जिसके लिए सॉन्ग उससे फिर से माफी मांगती है और उनके बीच पहले की तरह दोस्ती हो जाती है। वो बताती है कि मैंने किसी तरीके से शैन की चैट डाउनलोड की थी, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि उन्हें पढ़ सकूं। इसके बाद वहाँ पर शैन उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि आज वो सच में सिर्फ क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है, पर उसे उसकी बात झूठी लगती है। इसीलिए उसके जाने के बाद वो उन चैट्स को पढ़ती है जिसमें शैन ने सिर्फ उसकी बुराई की हुई थी कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता। ये पढ़कर वो काफ़ी रोने लगती है, जो देखकर सॉन्ग और फेंशिंग को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे संभालते हैं। तभी वहाँ पर शैन घबराते हुए शाओ के पास आता है, जिसे देखते ही शाओ उसे मारना शुरू कर देती है और इसमें फेंशिंग और सॉन्ग भी पीछे नहीं रहते, जो सब कुछ पीछे से देख कर केन्या काफ़ी घबरा रहा था। तभी सॉन्ग की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मॉम डैड को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि शाओ की डिलीवरी हो गई है और उसे एक लड़का हुआ है, जो जानने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वहीं हॉस्पिटल में सॉन्ग काफ़ी अच्छे से बेबी का ध्यान रख रही थी, जो देखकर शाओ की मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम्हें भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए, जिस पर शाओ उन्हें चुप करवा देती है क्योंकि वो अभी बेबी नहीं चाहती। दूसरी तरफ चेंगवान कोंग शाओ को बता देता है कि फेंशिंग और युआन पहले कपल थे, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। सीना वापस से युआन पर आता है, जिससे मिस बाई से पता चलता है कि आजिया में एडमिन डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसी है, जिस वजह से फेंशिंग ने खुद रिजाइन करके वो पोस्ट मुझे दे दी। ये सुनने के बाद युआन गुस्से में फेंशिंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से रिजाइन कर रही हो। फेंशिंग बताती है कि मैं इस बारे में काफ़ी सोचा कि अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनकर और नहीं रहना चाहती। युआन अब यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या मैं तुमसे वन साइडेड लव भी नहीं कर सकता। तो फेंशिंग बोलती है कि तुम किसी अच्छे पर्सन से मिल सकते हो, पर युआन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम केन्यांग को देखते हैं, जो कि मिनमिन का मास्क उतार कर उसे जूस पिलाता है। मिनमिन को इस कॉस्ट्यूम में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे उतारने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था।
मिनमिन अब केन्यांग को अपनी फर्स्ट सैलरी के 100 युआन देकर कहती है कि मैंने बाकी के 100 युआन अंकल को दिए हैं, और बोलती है कि कभी तुम दोनों को अगर मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारा बैकअप बनूंगी। जो सुनने के बाद केन्यांग काफी इमोशनल हो जाता है। फिर हम युआन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था, पर वो काफी अपसेट था, जो देखकर उसकी लिटिल सिस्टर टैंग टैंग उसके पास आती है और उसे चेयर अप करते हुए कहती है कि मेरा ब्रदर सबसे बेस्ट है। डैड उसे बोलता है कि तुम्हारी छोटी बहन को भी तुम्हारी कितने फिक्र है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वो लुमिंग की बात करने लगते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और वो जल्दी ही शादी करने वाला है। जो सुनने के बाद युआन वहाँ से चला जाता है तो डैड पूछता है कि लुमिंग की बात सुनकर अचानक से इसे क्या हुआ। इस पर मामू ने बता देती है कि युआन फेंशिंग को पसंद करता है। जो सुनकर डैड भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में शाओ फोन पर सॉन्ग से बात कर रही थी। शेन बेबी को देखकर बोलता है कि इसकी आईज बिल्कुल तुम पर गई है, लेकिन वो दोनों उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो यहाँ पर हो ही ना। तभी फेंशिंग भी आती है और वो भी शेन को इग्नोर करती है, तो शेन अपसेट होकर अपने काम पर चला जाता है। जिसके जाते ही शाओ फेंशिंग से डिवोर्स लॉयर के बारे में पूछती। फेंशिंग बताती है कि लॉयर ने कहा है कि इस केस में बच्चों की कस्टडी शेन के पास चली जाएगी क्योंकि शाओ जॉबलेस है। जो सुनकर वो उदास हो जाती है, पर फेंशिंग बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैंने रिजाइन कर दिया और अब मैं फ्लावर शॉप खोलने का सोच रही हूँ। जो जानकर सॉन्ग खुश होती है क्योंकि फेंशिंग कॉलेज टाइम से फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी, पर शाओ बताती है कि मेरे पास अब उतनी सेविंग नहीं बची है कि मैं फ्लोरिस्ट का कोर्स ज्वाइन करूं। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी लुमिंग वहां पर आता है जो कि शाओ के लिए फ्रूट्स और रेड एनवेलप लेकर आया था। जब शाओ उसे खोलती है तो उसके अंदर 10,000 युआन थे। सीन अब युआन पर आता है जो चैंगवन को बताता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो लोग गए थे वो उन्हें मिल गया है। जो सुनने के बाद चैंगवन काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो अब तक का उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इधर फेंशिंग लुमिंग से थैंक्स कहती है कि उसने शाओ की फाइनेंशियली हेल्प कर दी, जिस पर वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ और ये मान लो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तो फेंशिंग कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। तभी कोंगशाओ वहाँ पर आती है जिन्हें काम का बताकर लुमिंग वहाँ से चला जाता है। कोंगशाओ भी यहाँ पर फेंशिंग से माफी मांगने लग जाती है कि मुझे आपके और युआन के बारे में रेस्टोरेंट में नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मुझे आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। तो फेंशिंग कहती है कि वो बातें अब उतनी मैटर नहीं करती। इसके बाद दोनों चैंगवन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ युआन फेंशिंग से बिना कुछ बात किए ही वहाँ से चला जाता है। कोंगशाओ भी फेंशिंग से उसके रिजाइन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैं जॉब छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ फ्लावर शॉप खोलने वाली हूँ। ये सुनकर चैंगवन उदास हो जाता है कि वो डेली नहीं मिल पाएंगे। फिर वो उसे बताता है कि मैं तो नए घर के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, पर फिर भी आपकी शॉप की मेंबरशिप जरूर लूंगा। जो सुनकर कोंगशाओ पूछते है कि तुम्हें इतना बड़ा घर चाहिए ही क्यों। तो चैंगवन बता देता है कि मैंने किसी से सुना था कि तुम किसी बड़े घर में रहना पसंद करती हो। तब वो उसे बोलती है कि तुम अगर बिलियनियर भी होते ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। चैंगवन पूछता है कि अच्छा फिर तुम मुझे हॉस्पिटल में क्यों देखने के लिए आ रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आती हूँ, और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जो देखकर फेंशिंग कहती है कि मैं तो तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगी। सीन अब केन्यांग पर आता है जिसने कॉलेज से अपना ट्रांसफर ले लिया था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि अगर मैं किसी ऐसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लूं जो कि मुझसे 12 साल यंग हो तो कैसा रहेगा। मॉम बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उसे डैड को फोन लगाने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी लेट हो गए थे, पर डैड अपना फोन घर पर ही भूल गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि केन्यांग युआन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि अगर तुम फेंशिंग को पा लेते हो तो कुछ टाइम के बाद वो ओल्ड हो जाएगी और तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। जिस पर युआन कहता है कि मुझे फेंशिंग में उसकी इनोसेंस और प्योर सोल पसंद है, जिसकी वजह से ओल्ड होने के बावजूद भी मैं उसे उतना ही पसंद करूंगा। केन्यांग बोलता है कि फेंशिंग लुमिंग को डेट कर रही है और उसे मेरे पेरेंट्स की भी हाँ है, इसलिए तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। पर युआन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भले ही तुम सही हो पर मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ जब फेंशिंग घर पहुंचती है तो मॉम उसे बताती है कि डैड अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। जो सुनने के बाद फेंशिंग घबरा जाती है और जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए जाती है और केन्यांग को भी इस बारे में बता देती है। जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। वही फेंशिंग और युआन भी गार्डन में सभी से उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो युआन के पास जाती है और बताती है कि अक्सर यहाँ पर लोगों के डूबने के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिस पर युआन उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। तभी केन्यांग वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि साउथ गेट पर लगे कैमरा से पता चला कि डैड गार्डन के बाहर ही नहीं गए हैं। जो सुनकर फेंशिंग खुद को संभाल नहीं पाती, तो केन्यांग कहता है कि जरूर वो दूसरे गेट से गए होंगे। इसके बाद हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि अपने डैड की मिसिंग कंप्लेंट करवाने के लिए गए थे, पर फेंशिंग काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और रो रही थी। तो युआन उसे कहता है कि ऐसे हाल में तुम घर नहीं जा सकती और तुम्हें ही अपनी मॉम को संभालना है। तभी लुमिंग भी वहाँ पर आता है जो कि फेंशिंग को हिम्मत देता है कि उसके डैड जल्दी ही मिल जाएंगे। युआन भी उसे बोलता है कि तुम्हें इसे घर ले जाना चाहिए, मैं केन्यांग के साथ आ जाऊंगा। तो वो ऐसा ही करता है। अब घर पहुंचने के बाद फेंशिंग मॉम को
बताती है कि डैड नहीं मिले, जो सुनकर मॉम काफी हैरान होती है। तो फेंशिंग उन्हें गले लगाकर संभालती है। अब अगले दिन पुलिस नदी के किनारे डैड को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ उन्हें पानी में एक बॉडी भी मिलती है। ये सुनने के बाद केन्यांग खुद को संभाल नहीं पाता और वो वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक मैनीक्विन था। जो बात जब केन्यांग फेंशिंग को फोन पर बताता है तो मॉम बोलती है कि हमें पहले से बुरे हालातों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। तभी डैड वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान थे और फेंशिंग उन्हें रोते हुए गले लगा लेती है। वो अब सबसे पहले उन्हें ब्रेकफास्ट देते हैं। फिर डैड उन्हें बताने लग जाते हैं कि कल वॉक करते करते पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं घर का रास्ता ही भूल गया और यहाँ तक कि मैं अपना नाम भी याद नहीं रख पाया, इसीलिए मैंने एक बोट हाउस में रात बिताई। जो सुनने के बाद लुमिंग बोलता है कि हमें इन्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए, पर मॉम जाकर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि ये सब केन्यांग संभाल लेगा। तभी केन्यांग वापस आता है, जो कि डैड को सही सलामत देखकर उन्हें गले लगाकर रोने लगता है और उसे रोता हुआ देखकर फेंशिंग भी रोने लगती है। फिर फेंशिंग और केन्यांग डैड को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डैड को अल्जाइमर है, जो कि अपनी अर्ली स्टेज पर है, पर वक्त के साथ जैसे ये बीमारी बढ़ेगी उनकी याददाश्त जा सकती है और कुछ केसेस में पेशेंट की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। जिनकी बातें सुनने के बाद फेंशिंग और केन्यांग काफी अपसेट हो जाते हैं। कार में भी वो दोनों काफी उदास थे। तो डैड कहते हैं कि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन इफेक्ट करती है और चांसेस है कि ये मेरे अंदर काफ़ी स्लो प्रोग्रेस करे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर फेंशिंग सोचने लगती है कि अब उसके पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है और उन्हें ही अपने पेरेंट्स को संभालना है। फिर हम केन्यांग को देखते हैं, जो कि अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे मिनमिन का फ़ोन आता है, जो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए आना चाहती हूँ, पर वो अपसेट होने की वजह से उसे मना कर देता है। तभी केन्यांग को एक फूड पार्सल मिलता है, जो कि मिनमिन ने उसके लिए भेजा था। ये देखकर उसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ हम फेंशिंग को देखते हैं, जो कि फैमिली एल्बम देख रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेन यादव को वो संभाल कर रख रही है। शायद उसके डैड को वो कभी याद ना रहे। तभी उसकी नज़र उस कप पर पड़ती है, जो कि उसने युआन के साथ मिलकर बनाया था, पर वो उसे ड्रॉर में रख देती है। अब अगले दिन जब फेंशिंग ली से बात कर रही थी, तब युआन उसे बाहर से देख रहा था। कोंगशा उसके पास आकर उसे बोलती है कि तुम्हारा चांस अब जा चुका है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जिस पर युआन कहता है कि मैं वन साइडेड लव तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद जब वो लंच करने के लिए जा रहे थे, तब मिस बाई युआन को अपने साथ लंच के लिए बुलाती, जहाँ फेंशिंग बताती है कि मैंने मिस्टर ली से अपनी रिजाइन की बात कर ली है और मैं अगले मंडे ऑफिस से चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे डैड की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ। जब युआन अकेला था तो वो उसके पास आती है और उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने उसके डैड को ढूंढने में पूरी रात काफ़ी हेल्प की थी। जिस पर युआन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक्स कहना ही है तो मुझे ट्रीट दे सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अपने आखिरी मोमेंट में भी फाइट करें। जिसके लिए फेंशिंग मान जाती है और उसे इस वीकेंड बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाती है। रात में हम देखते हैं कि फेंशिंग अपने डैड से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि मैंने एक डॉक्टर से अगले वीक की अपॉइंटमेंट ले ली है। जिस पर डैड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, बस मुझे फिक्र इस बात की है कि मेरी वजह से तुम सभी को परेशान ना होना पड़े। तब फेंशिंग बोलती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है और अब मैं ही डैड का ध्यान रखूँ। अब बाद में जब फेंशिंग किचन से कुछ लेने के लिए जाती है तो अपनी मॉम डैड को बात करते हुए सुन लेती है, जिसमें डैड को उनकी बीमारी की फिक्र हो रही थी कि जब बीमारी बढ़ जाएगी तो वो फेंशिंग की जरूरत पड़ने पर मदद नहीं कर पाएंगे। मॉम उन्हें कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फेंशिंग का एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है और देखना वो 1 साल में जल्दी ही शादी कर लेंगे। जिनकी बातें सुनने के बाद फेंशिंग सॉन्ग के पास जाती है, जिसे देखकर सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम रो रही हो। तो फेंशिंग बोलती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि लुमिंग एक अच्छा इंसान है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। जिसकी बातें सुनकर सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद को कन्विंस कर रही हो, इसीलिए तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। पर फेंशिंग बताती है कि लुमिंग वही इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए सबसे पहले मैं अपने डैड को एक अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगी, उसके बाद लुमिंग से अपना रिलेशनशिप और अच्छा करूंगी। पर सॉन्ग समझ रही थी कि फेंशिंग अपने पेरेंट्स के लिए लुमिंग से शादी करना चाहती है, जहाँ वो बातों बातों में उसे बता देती है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फेंशिंग हैरान हो जाती है, क्योंकि सॉन्ग कभी बच्चे नहीं चाहती थी। इस पर सॉन्ग बोलती है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी हो जो गॉड ने मेरे लिए लिखी, इसलिए जैसे चल रहा है मैं वैसे चलने दूँ। फेंशिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस बारे में पता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसे बच्चे पसंद नहीं थे, इसलिए मैं उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि यांग सॉन्ग को ड्रॉप करने के लिए आता है और उसे बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाऊंगा और तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगा। पर सॉन्ग ने अपना मन बना लिया था और वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फेंशिंग को देखते हैं, जो कि लुमिंग के साथ मिलकर खाना बनाती है और बताती है कि अक्सर मैं इस टाइम ऑफिस में हुआ करती थी, पर रिजाइन के बाद मैं पहली बार इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। लुमिंग उससे बताता है कि मेरी बहन तुम्हारे डैड से मिलना चाहती है, जिसके लिए फेंशिंग मान जाती है और बोलती है कि इससे मुझे भी तुम्हारी फैमिली को जानने का और मौका मिलेगा। तभी पीछे से मिनमिन और ज़ेनी आते हैं, जो कि खाने की खुशबू से उठ गई थी। मिनमिन यहाँ पर ज़ेनी और फेंशिंग को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करती है। पर उस वक्त ज़ेनी फेंशिंग को ही देखे जा रही थी, जैसे वो उससे पहले भी कहीं मिली हो।
बस का वेट करते वक्त भी जेनी फेंशिंग की फोटो को देखकर यही सोच रही थी कि उसने पहले इन्हें कहीं पर देखा है। तभी वो फोटो में फेंशिंग के फेस को कवर करती है और उसे याद आता है कि सेम आंखें उसने युआन की मेड की देखी थी। जो सुनने के बाद मिनमिन काफी हैरान हो जाती है और सीधा युआन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि फेंशिंग तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है क्या। युआन बोलता है कि क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें इस बारे में बताया। जो सुनकर मिनमिन को कंफर्म हो जाता है और वो उसके सामने एम्बैरस फील करने लगती है, क्योंकि अनजाने में उसने पता नहीं आज तक उसे क्या क्या कहा था, इसलिए वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। युआन बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जिसके बाद मिनमिन उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी उसे लाइक करते हो। पर युआन कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे अंकल मुझसे ज़्यादा कंपैटिबल है फेंशिंग के लिए। मिनमिन उसे समझाने लगती है कि लव कंपैटिबिलिटी पर मैटर नहीं करता, उसमें सिर्फ लव होता है। सीन अब ऑफिस में आता है, जहाँ पर फेंशिंग जब अपना सामान लेकर जाने वाली होती है तो सभी लोग उसे लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए आते हैं। तब कोंगशा बोलती है कि वो जल्दी फ्लोरिस्ट बनने वाली है। तभी युआन फेंशिंग से उसका सामान लेता है और उसे नीचे तक छोड़ने के लिए जाता है। फेंशिंग भी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद सभी लोग काफी दुखी होते हैं। बाहर युआन उसे कुछ नोट्स देता है जिसमें अल्जाइमर पेशेंट के लिए टिप्स थी। ये देखकर फेंशिंग उसे थैंक्स कहती है और उसे घर पर डैड से मिलने के लिए बुलाती है, पर युआन कहता है कि मैं तुमसे इस वीकेंड बैडमिंटन कोर्ट में मिलूंगा। दूसरी तरफ मिनमिन जब काम कर रही थी तब वो देखती है कि केन्यांग उससे मिलने के लिए आया है, इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाती है और काफी खुश होती है कि वो उससे मिलने के लिए आया। केन्यांग उससे कहता है कि तुम कोई और जॉब क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि ये काफी टफ है। पर मिनमिन मना कर देती है और कहती है कि मेरी मॉम का बर्थडे आ रहा है, इसलिए मैं उनके लिए एक स्कार्फ लेना चाहती हूँ। इसके बाद वो उसे बताता है कि अगले सेमेस्टर से मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम कहीं मुझे डंप तो नहीं कर रहे हो ना। तो केन्यांग कहता है कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग हमारे बारे में बातें ना बनाएं। मिनमिन बताती है कि कल मेरी मॉम तुम्हारे डैड से मिलने के लिए आने वाली है, इसलिए उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन जमाना। घर पर हम देखते हैं कि जब मॉम युआन की दी हुई टिप्स वाली लिस्ट को पढ़ रही थी तब डैड का ध्यान पूरा टाइम सिर्फ दरवाजे पर ही था, क्योंकि फेंशिंग डोर लॉक को डिजिटल कर रही थी ताकि डैड कभी चाबी ना भूल जाए, और ये देखकर डैड को बुरा लग रहा था। तभी फेंशिंग उन्हें अपनी फिंगरप्रिंट्स लॉक में डालने के लिए बुलाती, जिसके बाद उसे एक पार्सल आता है जिसमें उसने अपने डैड के लिए GPS वॉच मंगवाई हुई थी, ताकि उन्हें हर वक्त उनकी लोकेशन पता चलती रहे। ये वॉच उन्हें काफी अच्छी लगती है और वो कहते हैं कि अगर तुम ये ना लाती तो तुम्हारी मॉम तो मुझे डॉग की तरह बांध कर रख। तभी केन्यांग वापस आ जाता है, जो कि डैड के हाथ में वॉच देखकर कहता है कि मैं भी इनके लिए यही लाया हूँ। तो मॉम दूसरी वॉच अपने लिए रख लेती है। तभी वहाँ पर उनका नेबर जिया चैंग डैड से मिलने के लिए आता है, जो कि उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हुआ था। पर तभी उसे अपने बच्चों की रोने की आवाज आती है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। फेंशिंग उसके पीछे आकर उससे उसकी वाइफ की और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, क्योंकि उनके बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जिस पर वो बोलता है कि मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ, जबकि मुश्किलें तो शायद मेरी वाइफ के लिए है ही, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती है। सीन अब युआन पर आता है, जिसने अपनी मॉम के साथ काफी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए उसके डैड वहाँ पर उन्हें लेने के लिए आते हैं, जिन्हें युआन गले लगा लेता है और कहता है कि मैं काफी अपसेट हूँ। डैड अब यहाँ पर उसे संभालते हुए उसे वापस ले जाते हैं। अगले दिन हम लोमिंग की बहन को देखते हैं, जो कि फेंशिंग की फैमिली से मिलने के लिए तैयार थी और उनके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। पर लोमिंग को कुछ काम पड़ जाता है, इसलिए वो उसे 2 घंटे का टाइम देती है। दूसरी तरफ फेंशिंग के घर में सभी लोग मिलकर सफाई कर रहे थे, क्योंकि आज लोमिंग की फैमिली आने वाली थी। अब जब डैड यहाँ पर केन्यांग के बारे में पूछते हैं तो मॉम बताती है कि वो मार्केट से वाइन लेने के लिए गया है। उसके जाते ही वहाँ पर कावे सूली के साथ आ जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग साथ में बैठकर फेंशिंग और लोमिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ डैड उनसे कहते हैं कि इन्होंने अभी डेट करना शुरू किया है, इसलिए हमें उन्हें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। कावे बोलती है कि घर की रेनोवेशन कंप्लीट होने में करीब 1 साल लग जाएगा, तब तक तो ये दोनों डेट कर ही सकते हैं। अब जब मॉम और फेंशिंग किचन में होते हैं तो मॉम उससे पूछते हैं कि तुमने लोमिंग की बहन को इतनी आसानी से हमसे मिलने कैसे दिया, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। जिस पर वो मॉम को चुप करवा देती है। फिर कावे किचन में उनकी हेल्प करने के लिए आती है, तो मॉम बहाना करके बाहर चली जाती है ताकि उन्हें बात करने का मौका मिले। दूसरी तरफ हम केन्यांग को देखते हैं, जो कि वापस आ गया था, पर उसकी जगह पर किसी और ने अपनी कार पार्क कर दी थी, इसीलिए वो ओनर को कॉल करके बुलाता है। तभी वहाँ पर लोमिंग आता है, जिसे केन्यांग बताता है कि मैं कार के ओनर का वेट कर रहा हूँ। लोमिंग बोलता है कि ये कार मेरी कजन की है। इतने में सूली भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि केन्यांग को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसे मिनमिन डेट कर रही है। जब लोमिंग ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से उसे देखने लग जाता है। इधर कावे बातों बातों में उससे लोमिंग के बारे में थॉट्स पूछती है। फेंशिंग बताती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम मैरिज के परसेप्शन से ही डेट कर रहे हैं, जो बात सुनकर उसे खुशी होती है। तभी लोमिंग और केन्यांग भी वहाँ पर आ जाते हैं।
जिसके बाद बैठकर सभी खाना खाते हैं। पर केन्यांग तो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा था। मॉम यहाँ पर मिनमिन के बारे में भी बात करने लग जाती है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है क्योंकि केन्यांग उसका प्रोफेसर है। इस पर लोमिंग कहता है कि एक प्रोफेसर तो फादर की तरह होता है। जिसकी सारी बातें फेंशिंग समझ रही थी कि इनके बीच में जरूर कुछ तो हुआ है। इसलिए खाने के बाद वो अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तो फेंशिंग खुद ही सामने से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा लव एक्सपोज हो चुका है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो फेंशिंग बोलती है कि तुम जब भी झूठ बोलते हो ना तो अपनी चेस्ट को इस तरीके से रब करते हो, इसीलिए अगली बार से मुझे अच्छे से झूठ कहना। फेंशिंग उसे मिनमिन से ब्रेकअप करने के बारे में पूछती है क्योंकि वो इस तरह एक साथ अंकल और नीस को डेट नहीं कर सकते। केन्यांग बोलता है तो फिर तुम ही ब्रेकअप कर लो ना, मेरा रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है। जिसके बाद वो एक डील करते हैं कि अगर फेंशिंग और लोमिंग की शादी हो गई तो केन्यांग मिनमिन से ब्रेकअप कर लेगा। अभी डील वाली बात केन्यांग मिनमिन को जाकर बताता है, जिसे सुनकर मिनमिन गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसके अंकल हार नहीं मानने वाले और उसे मार कर वहाँ से चली जाती है। वही लोमिंग को जब अपनी बहन को ड्रॉप करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि फेंशिंग इस रिलेशनशिप को मैरिज के व्यू से कंटिन्यू कर रही है, जो बात जानकर वो सरप्राइज होता है। काव्या उसे बोलती है कि लड़कियां ना ज़्यादा मैच्योर होती हैं और हो सकता है कि फेंशिंग की डैड की तबीयत खराब है, इसी वजह से वो शादी करने के लिए तैयार हुई हो ताकि उसके पेरेंट्स को आराम मिल सके। फिर जब लोमिंग घर आता है तो मिनमिन गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जब लोमिंग उसे ये सब करने का रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। लोमिंग पूछता है कि क्या तुम केन्यांग के घर रहने वाली हो, पर मिनमिन गुस्से में थी और उससे पूछती है कि आपने केन्यांग को मुझसे ब्रेकअप करने के लिए क्यों कहा, अगर ऐसा ही है तो आप फेंशिंग से ब्रेकअप कर लो। जब लोमिंग यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो नहीं मानती और जेनिन के घर चली जाती है। अगले दिन हम फेंशिंग और युआन को देखते हैं जो कि एक साथ बैडमिंटन का मैच खेलते हैं, जहाँ पर काफ़ी देर तक खेलने के बाद वो दोनों ही थक जाते हैं। फिर वो उसे बताता है कि मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट बन सकता था तो मैं खुद को तुम्हें लाइक करने से नहीं रोक पाता, जो सुनकर फेंशिंग हैरान होती है कि वो अब भी उसे पसंद करता है। तो युआन बोलता है कि इसीलिए मैं मई मंथ में अब्रॉड जाकर 2 साल की स्टडी करूँगा, जहाँ हो सकता है कि मैं कई लड़कियों से मिलूँ और किसी एक को पसंद भी करने लगूँ। इसके बाद वो फेंशिंग से उसका प्लान पूछता है तो बताती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक फ्लावर शॉप खोलना चाहती हूँ ताकि मैं अपने डैड के साथ टाइम बिताकर उनकी केयर कर सकूँ और इस बीच में लोमिंग को भी अच्छे से जान पाऊंगी। फिर वो उसे एक राउंड के लिए चैलेंज करता है। दूसरी तरफ हम लोमिंग को देखते हैं जो कि युआन के डैड यीफान के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए चाहता है, जहाँ युआन उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बदले में मेरी कंपनी के शेयर ले लो। ये सुनकर लोमिंग हंसने लगता है और उनके ऑफर को रिजेक्ट करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ये सब एक अच्छा डैड बनने के लिए कर रहे हो और वैसे भी जब मैं आपसे एडवाइस लेने के लिए आया था तो आप ही मेरी हेल्प कर रहे थे फेंशिंग को पाने में। इस बात का यीफान को दुख था कि उन्होंने अनजाने में अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड को दूर कर दिया और अब लोमिंग भी उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर यीफान कहता है कि अब से तुम और मैं एनिमीज है। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लोमिंग परेशान होकर रोने लगता है। फिर हम शाऊ को देखते हैं जो कि सॉन्ग को समझा रही थी कि यांग से ब्रेकअप करने से पहले तुम्हें उसका ओपिनियन भी लेना चाहिए था और एक बेबी को मॉम के साथ साथ डैड की केयर भी उतनी ज़रूरी होती है। लेकिन सॉन्ग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। तभी वहाँ पर फेंशिंग आती है जो कि उनकी पूछती पर बताती है कि मैं अपने एक्स के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए गई थी। जो सुनकर वो हैरान होते हैं। इतने में सॉन्ग को यांग का फ़ोन आता है पर वो उसका फ़ोन उठाने से मना कर देती है, जिसे शाऊ बोलती है कि तुम उसे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती। फिर फेंशिंग यहाँ पर उन्हें अपनी एक डायरी दिखाती है जिसमें वो लोमिंग के साथ अपने रिलेशनशिप के प्रोग्रेस को लिख रही थी ताकि वो उसे दिल से पसंद करने लगे, जो देखकर उन दोनों की उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो खुद को लोमिंग को पसंद करने के लिए फोर्स कर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।